करोड़पति घर की दोनों बेटियों ने एक नौकर लड़के के साथ जो किया उसे देखकर इंसानियत भी शर्मिंदा हो जाए, और फिर जो हुआ वह किसी ने सोचा तक नहीं था। दोस्तों, उत्तर भारत के एक पुराने जमींदार खानदान से जुड़े वीरेंद्र चौहान अब लखनऊ में रहते थे। कभी उनके परिवार की तूती बोलती थी, गांवों में उनका फैसला अंतिम माना जाता था। मगर समय के साथ सब बदल गया। वीरेंद्र पढ़ लिखकर प्रोफेसर बन गए और शहर के एक नामी कॉलेज में पढ़ाने लगे। उनकी पत्नी सुधा भी प्रोफेसर थी। दोनों समझदार, सुलझे हुए और सिद्धांतों पर चलने वाले लोग थे। उनके लिए इज्जत सबसे ऊपर थी और उसी की रक्षा के कारण वे किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करते थे। शहर के एक सुरक्षित और महंगे इलाके में उनका बड़ा घर था। पैसों की कमी नहीं थी, लेकिन घर के अंदर सब कुछ नियमों से चलता था। वीरेंद्र का मानना था कि घर में वही लोग रहे जिन्हें वह अच्छी तरह जानते हो, इसलिए ज्यादातर नौकर उन्होंने अपने गांव या आसपास के इलाकों से रखे थे। उन्हें विश्वास था कि अपना आदमी धोखा नहीं देगा। उनकी दो बेटियां थीं। बड़ी बेटी रतिका, शांत स्वभाव, कम बोलने वाली और हर बात सोच समझकर करने वाली। छोटी बेटी काव्या, जिसे घर में सब कावी कहते थे, बिल्कुल उलट, ज्यादा बोलने वाली, जल्दी खुश और उतनी ही जल्दी नाराज होने वाली। दोनों अच्छे स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन बचपन से उन्हें सिखाया गया था कि घर के नौकरों से दूरी रखनी है। इसी बीच गांव से एक महिला वीरेंद्र के पास आई। वह वर्षों से उनके पुश्तैनी घर में काम करती थी। उसने बताया कि उसका बेटा अब काम करने लायक हो गया है। अगर उसे शहर ले जाया जाए तो घर की हालत सुधर सकती है। लड़के का नाम मनोज था। वीरेंद्र ने 2-4 सवाल पूछे और बिना ज्यादा सोच उसे अपने साथ शहर ले आए। मनोज ने पहली बार इतना बड़ा शहर देखा था। ऊंचा मकान, चमकती गाड़ियां, हर चीज उसके लिए नई थी। उसे नौकरों के रहने की जगह दी गई और काम समझा दिया गया। वह मेहनती था, जो काम मिलता चुपचाप करता, शिकायत कभी नहीं। धीरे धीरे घर के लोग उसे पहचानने लगे। वह गाड़ियों की सफाई करता, कुत्तों को घुमाता और छोटे मोटे काम संभाल लेता। वीरेंद्र और सुधा को उसका काम पसंद आने लगा। उन्हें लगा लड़का ईमानदार है। मनोज हमेशा ध्यान रखता कि वह सिर्फ नौकर है, ना ज्यादा बोलता ना सवाल करता। रतिका उससे जरूरत के अलावा बात नहीं करती थी, मगर काव्या को उससे बात करने में मजा आता। कभी मजाक, कभी ताना, कभी हंसी। मनोज हर बार बात टाल देता। समय बीतता गया। 2 साल गुजर गए। अब वह उस घर का जाना पहचाना चेहरा बन चुका था। वीरेंद्र को उस पर भरोसा हो गया था और मनोज भी हमेशा अपनी सीमा याद रखता था। उसके दिमाग में गांव की बातें घूमती रहती, जहां ऐसी गलती की सजा बहुत भयानक होती है। काव्या अब बड़ी हो रही थी और उसका व्यवहार बदलने लगा था। वह मनोज को पहले से ज्यादा देखने और बात करने लगी। मनोज को यह अजीब लगता, मगर समझ नहीं आता क्या करें। उसे सिर्फ इतना पता था कि अगर कुछ गलत हुआ तो सबसे पहले वही फंसेगा। उसे अंदाजा नहीं था कि जिस घर को वह सुरक्षित समझता है, उसी के अंदर एक ऐसी समस्या जन्म ले रही है जो आने वाले समय में सब कुछ बदल देगी, और जिसकी शुरुआत बहुत साधारण सी लगने वाली बातों से होने वाली थी। एक शाम काव्या ने मनोज को छत पर बुलाया। घर में उस वक्त कोई नहीं था। नीचे कमरों में सन्नाटा था और ऊपर हल्की हवा चल रही थी। मनोज का मन नहीं था जाने का, मगर वह साफ मना भी नहीं कर पाया। उसे लगा मना करने से बात और बिगड़ सकती है। झिझकते हुए वह सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा। काव्या रेलिंग के पास खड़ी सड़क की तरफ देख रही थी। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। कुछ पल चुप्पी रही, फिर उसने धीमी आवाज में पूछा, तुम मुझसे डरते क्यों हो? मनोज ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें झुक गई, शब्द गले में अटक गए। वह बस वहीं खड़ा रहा। काव्या मुड़ी और उसके करीब आई। इस बार उसकी आवाज नर्म थी। मैं बुरी नहीं हूँ। उसके शब्दों में शिकायत भी थी और उम्मीद भी। मनोज का दिल तेज धड़कने लगा। वह एक कदम पीछे हट गया। मैडम प्लीज ऐसा मत कीजिए। उसकी आवाज कांप रही थी। उसे साफ महसूस हो रहा था कि हालात उसके हाथ से निकल रहे हैं। काव्या के चेहरे पर झुंझुलाहट आ गई। उसने तेज स्वर में कहा, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। इसमें गलत क्या है? अब उसकी आंखों में जिद थी। मनोज के मुंह से बस निकला, सब गलत है। वह खुद हैरान था कि वह इतनी साफ मना कर पा रहा है। उस दिन के बाद सब बदल गया। काव्या अब इशारों में नहीं बोलती थी। जो चाहती सीधे कहती। मनोज हर बार मना करता और हर बार उसका डर बढ़ता जाता। उसे पता था कि अगर घर की ताकत उसके खिलाफ खड़ी हो गई तो उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं रहेगा। एक दिन काव्या ने ठंडी आवाज में कहा, अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं कुछ ऐसा कह दूंगी जिससे तुम्हारी जिंदगी यही खत्म हो जाएगी। ये गुस्सा नहीं था, साफ चेतावनी थी। उस रात मनोज सो नहीं पाया।
कभी खिड़की पर बैठता, कभी बिस्तर पर लेटता। भाग जाना आसान लग रहा था, मगर वह जानता था कि भागकर जिंदगी भर डर में जिएगा। झुक जाना भी आसान था, मगर खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। सुबह होते होते उसने फैसला कर लिया, वह सच बताएगा। उसी दिन वह सीधे सुधा के कमरे की ओर गया। दिल जोर से धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे। दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, आ जाओ। कमरे में घुसते ही उसके कदम भारी हो गए। वह कुछ बोल नहीं पाया। सुधा ने उसकी हालत देख कुर्सी की तरफ इशारा किया। बैठो और साफ साफ बताओ। मनोज बैठा नहीं, अचानक उनके सामने झुक गया और उनके पैर पकड़ लिए। आंखों से आंसू गिरने लगे। मैडम, मेरी गलती नहीं है, पर मैं सच छुपा नहीं सकता। सुधा चौंक गई। उन्होंने उसे उठाया। डरो मत, पहले खड़े हो जाओ। मनोज ने कांपती आवाज में सब बता दिया, बिना किसी को दोष दिए, बस सच। कमरे में सन्नाटा छा गया। सुधा कुछ देर आंखें बंद करके खड़ी रही, फिर बोली, तुमने ठीक किया जो बताया। अगर चुप रहते तो गलत होता। अब आगे मैं संभालूंगी। उस दिन बाहर सब सामान्य रहा, मगर कमरे के अंदर बहुत कुछ टूट गया। सुधा ने काव्या से सख्ती से बात की। कोई शोर नहीं, बस स्पष्ट चेतावनी। मनोज से कहा गया वह अपना काम करता रहे और किसी से कुछ ना कहे। कुछ दिन सब सामान्य दिखा, मगर मनोज के मन में भी बेचैनी बनी रही। आखिर कुछ हफ्तों बाद उसने खुद वीरेंद्र और सुधा से कहा कि वह कहीं और काम करना चाहता है और परिवार की जिम्मेदारी उठाना चाहता है। वीरेंद्र ने ज्यादा सवाल नहीं किए, अगर यही फैसला है तो जाओ, अपना ध्यान रखना। मनोज ने वह घर छोड़ दिया। समय आगे बढ़ गया। रतिका पढ़ाई के लिए विदेश चली गई और काव्या भी कुछ समय बाद बाहर चली गई। घर फिर शांत हो गया, लेकिन ये शांति ज्यादा दिनों तक नहीं रही। कुछ महीनों बाद अचानक खबर आई कि वीरेंद्र चौहान को दिल का दौरा पड़ा और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनका देहांत हो गया। घर में जैसे सब कुछ रुक गया। सुधा बाहर से संभली रही, मगर भीतर से टूट चुकी थी। खबर मिलते ही मनोज भी वहां पहुंच गया। अंतिम संस्कार हुआ, रस्में पूरी हुई और धीरे धीरे लोग लौट गए। कुछ समय बाद रतिका वापस विदेश चली गई, जबकि काव्या माँ के साथ रहने लगी। समय बीतने लगा, लेकिन काव्या बदलने लगी और यह बदलाव अच्छा नहीं था। पैसे थे, आजादी थी और रोकने वाला कोई नहीं। पहले देर रात तक बाहर रहना, फिर गलत संगत और आखिरकार नशा उसकी आदत बन गया। सुधा ने बहुत कोशिश की, डॉक्टर बदले, जगह बदली, मगर हालत बिगड़ती गई। एक दिन उन्होंने बहुत हिम्मत करके उसी नाम को याद किया जिस पर कभी भरोसा था, मनोज। उन्होंने उसे बुलवा भेजा। वह जानता था उस घर में लौटना आसान नहीं, फिर भी बिना सवाल किए वापस पहुंच गया। घर में कदम रखते ही उसे एहसास हो गया कि सब कुछ बदल चुका है। वही दीवारें थी, वही कमरे, मगर माहौल में डर और बेचैनी थी। सुधा उसे देखकर कुछ पल चुप रही, फिर बस बोली, तुम आ गए, यही बहुत है। मनोज ने धीरे से पूछा, मैडम काव्या। सुधा ने उसे एक बंद कमरे की ओर ले जाकर दरवाजा खोला। अंदर काव्या बिस्तर पर थी, बिखरे बाल, लाल आंखें, कमजोर शरीर और चेहरा बिल्कुल बदला हुआ। दरवाजा खुलते ही वह उठ बैठी और चिल्लाने लगी, मुझे बाहर जाना है, अभी चाहिए। उसने सुधा का हाथ झटक दिया। वह रो रही थी, कांप रही थी और खुद पर काबू नहीं था। मनोज ये सब देखकर स्तब्ध रह गया। बाहर आकर सुधा दीवार से टिक गई और धीरे धीरे सब बताया। गलत संगत, फिर पार्टी, फिर नशा, अब यह जरूरत बन गया है। मैं थक गई हूँ मनोज, पैसे हैं, ताकत नहीं बची। कुछ देर चुप रहने के बाद मनोज बोला, इलाज अभी भी हो सकता है। सुधा ने थकी मुस्कान दी, यहाँ नहीं, बाहर। कुछ दिनों में तय हुआ कि विदेश के एक पुनर्वास केंद्र में इलाज कराया जाएगा। कागज बने और जल्द ही सुधा, रतिका, काव्या और मनोज स्विट्जरलैंड रवाना हो गए। वहां का शांत माहौल बिल्कुल अलग था। काव्या को केंद्र में भर्ती किया गया। पहले दिन उसने खूब चिल्लाया, रोई और सबको दोष देती रही। मनोज रोज मिलने जाता, कुछ कहता नहीं, बस बैठा रहता, पानी दे देता, खिड़की खोल देता। हफ्ते बीतते गए, इलाज कठिन था, कभी सुधार, कभी गिरावट, मगर एक बात साफ थी, वह मनोज की मौजूदगी में शांत रहती थी। डॉक्टरों ने भी कहा, उसे भरोसे का एक चेहरा चाहिए। 4 महीने बाद उसके व्यवहार में फर्क दिखने लगा। वह बात करने लगी। एक दिन उसने पूछा, तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? मनोज ने जवाब दिया, क्योंकि तुम्हें अकेले नहीं छोड़ा जा सकता। उसने पहली बार सिर झुका लिया। कुछ समय बाद डॉक्टरों ने कहा कि अब केंद्र से बाहर रखा जा सकता है, मगर निगरानी जरूरी है। सुधा और रतिका भारत लौट गई, जबकि काव्या कुछ समय के लिए मनोज के साथ पास के होटल में रहने लगी। अब हालात बदल चुके थे। वह शांत थी, पुरानी बातें करती और कई बार माफी भी मांगती।
मनोज सब सुनता मगर दूरी बनाए रखता। एक शाम झील के किनारे उसने पूछा, तुमने पहले मुझे क्यों ठुकराया था? मनोज बोला, क्योंकि वह प्यार नहीं जिद थी। वह चुप रही, फिर धीरे से पूछा और अब मनोज ने कोई जवाब नहीं दिया। मगर उस रात उसे खुद महसूस हुआ कि दोनों बदल चुके हैं और अब सामने सवाल डर का नहीं सच का था। कुछ दिनों बाद सुधा और रतिका फिर स्विट्जरलैंड आ गई। उन्होंने काव्या को देखा तो उनकी आंखों में राहत साफ दिखाई दी। काव्या माँ के गले लगकर रो पड़ी, इस बार कमजोरी से नहीं हल्केपन से। डॉक्टरों ने कहा कि अब वह घर लौट सकती है, लेकिन सावधानी जरूरी रहेगी। कुछ ही दिनों में सब लोग वापस भारत आ गए। शुरुआती हफ्ते शांत रहे, घर में सन्नाटा था मगर अब डर कम था। एक दिन सुधा ने मनोज को अपने पास बुलाया। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा, जो कुछ भी हुआ हर बार तुमने सही किया। अगर अब भी तुम इस लड़की का हाथ थामना चाहो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। मनोज एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने कुछ कहना चाहा मगर शब्द नहीं मिले। सुधा ने आगे कहा, यह फैसला डर से नहीं, समझ से होना चाहिए। उस रात मनोज सो नहीं पाया। उसके सामने अब पश्चाताप, अपनी हैसियत और आने वाला भविष्य सब घूम रहा था। मगर उसे ये भी महसूस हो रहा था कि काव्या अब सहारे की नहीं साथ की तलाश में है। अगली सुबह वह सुधा के सामने खड़ा हुआ और पहली बार बिना झुके बोला, अगर यह रिश्ता बराबरी का होगा तो मैं तैयार हूँ। सुधा की आंखों में आंसू आ गए, मगर चेहरे पर सुकून था। जब काव्या को ये बात बताई गई तो वह कुछ पल चुप रही। फिर धीमे से पूछा, क्या तुम सच में चाहते हो या मेरी हालत देखकर? मनोज ने साफ कहा, अगर सिर्फ हालत होती तो मैं यहाँ तक कभी नहीं आता। उसने सिर झुका लिया। उस झुके हुए सिर में पछतावा भी था और उम्मीद भी। शादी तुरंत तय नहीं हुई। सुधा ने कहा, इलाज पूरी तरह पूरा होना जरूरी है और मनोज को अपने परिवार से बात करनी होगी। मनोज गांव गया और पहली बार बिना डर के सब सच बता दिया। उसकी मां ने लंबी चुप्पी के बाद कहा, अगर लड़की ने बुरा वक्त देखा है तो उसे सहारा देना गलत नहीं। गांव में कोई हंगामा नहीं हुआ। दिल्ली लौटने पर रतिका ने भी मनोज से अलग बात की। क्या तुम्हें कभी लगेगा कि तुम पर एहसान हुआ है? मनोज ने सीधा जवाब दिया, जिस दिन ऐसा लगा उसी दिन रिश्ता खत्म समझो। रतिका मुस्कुरा दी। उसे समझ आ गया कि यह फैसला मजबूरी का नहीं है। शादी सादगी से हुई, कुछ लोग कम शब्द और बिना दिखावे के। काव्या ने हल्का रंग पहना था, उसके चेहरे पर चमक थी, मगर अब वह अहंकार की नहीं शांति की चमक थी। मनोज ने जब उसका हाथ थामा तो दोनों जानते थे कि रास्ता आसान नहीं होगा मगर सच्चा होगा। शादी के बाद जिंदगी धीरे धीरे सामान्य होने लगी। काव्या ने अपना अनुभव छुपाया नहीं। उसने पढ़ाई पूरी की और एक दवा कंपनी से जुड़कर नशा मुक्ति से जुड़े काम में लग गई। वह कहती, अगर मैं बाहर निकल सकती हूँ तो शायद किसी और को रास्ता मिल सके। मनोज ने भी काम संभालना शुरू किया, जमीन और जिम्मेदारियां समझी। सुधा अब निश्चिंत रहने लगी। उन्हें पता था घर में अब कोई है जो नाम से नहीं सच में संभालने वाला है। समय बीता, 5 साल गुजर गए। मनोज और काव्या के 2 बच्चे हुए। घर में फिर हंसी लौट आई। एक शाम सब साथ बैठे थे। सुधा ने कहा, जिंदगी ने हमें सिखाया है, पैसा और नाम इंसान को नहीं बचाते, सही इंसान बचाता है। मनोज ने बच्चों को देखा और महसूस किया, यही उसकी सबसे बड़ी कमाई है, जहाँ कोई डर, कोई झूठ और कोई छुपा हुआ सच नहीं था। समय आगे बढ़ता रहा और घर की रौनक अब स्थायी हो चुकी थी। बच्चों की खिलखिलाहट, सुबह की भागदौड़ और शाम की चाय, सब कुछ सामान्य जीवन की तरह लगने लगा। कभी जिस घर में डर और तनाव था, वहां अब सुकून बस गया था। सुधा ने कॉलेज से रिटायरमेंट ले लिया था और उनका अधिकतर समय बच्चों के साथ किताबों में या पुराने दिनों को याद करते हुए गुजरता था। कई बार वह चुपचाप आंगन में बैठकर सोचती कि अगर उस दिन सच छुपा लिया जाता तो शायद ये घर हमेशा के लिए टूट जाता। काव्या भी अब पहले जैसी नहीं रही थी। वह अक्सर अपने बीते दिनों के बारे में सोचती, कैसे एक जिद ने उसे अंधेरे में धकेल दिया था। एक दिन उसने मनोज से कहा, अगर उस दिन तुम सच नहीं बोलते तो शायद मैं आज जिंदा भी नहीं होती। मनोज हल्का मुस्कुराया, सच कभी आसान नहीं होता मगर वही रास्ता दिखाता है। काव्या ने नशा मुक्ति से जुड़े अपने काम को और गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। कई लोग उससे मिलने आते, अपनी कहानी बताते और वह उन्हें धैर्य से सुनती। वह कहती, गलती इंसान से होती है मगर उससे बाहर निकलना भी इंसान ही सीखता है। धीरे धीरे उसने कई लोगों की मदद की। उसे एहसास हुआ कि उसका दर्द बेकार नहीं गया। मनोज भी अब पूरी जिम्मेदारी संभालने लगा था। कागज, जमीन, निवेश सब सीख चुका था, लेकिन उसके व्यवहार में कोई घमंड नहीं आया। वह अक्सर बच्चों को समझाता, इंसान की कीमत उसके काम से नहीं उसके चरित्र से होती है।
बच्चे हंसते हुए पूछते, पापा ये किसने सिखाया? वह मुस्कुरा कर कहता, जिंदगी ने। एक शाम पूरा परिवार साथ बैठा था। हल्की हवा चल रही थी। सुधा ने कहा, वक्त बहुत ताकतवर होता है, वही तोड़ता है वही बनाता है। काव्या ने पूछा, और फर्क क्या तय करता है? सुधा बोली, फैसला डर का या सच का। मनोज ने बच्चों की तरफ देखा। उसे लगा कि यही असली जीत है, जहां अतीत बोझ नहीं सीख बन जाता है। काव्या ने धीरे से कहा, हमारी कहानी चमत्कार नहीं थी, बस सही समय पर सही फैसला था। घर में शांति थी, मगर उस शांति में संतोष था। दोस्तों, जिंदगी अक्सर हमें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देती है जहां रास्ता मुश्किल होता है मगर सही होता है। सवाल सिर्फ इतना होता है, हम सच चुनते हैं या डर, क्योंकि सच भारी जरूर पड़ता है पर अंत में वही बचाता।